गुड इवनिंग सभी साथियों को। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास चल रही थी, इसमें पिछली क्लास में हमने कोठारी आयोग के बारे में समझा था और उसे कंप्लीट किया था। और हमने कहा था कि जो राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग, ये तीन महत्वपूर्ण हमारे पास आयोग है हमारे सिलेबस में। और हम प्रयास करते हैं कि इन तीनों आयोगों को एक बार एक साथ में समझें, जिससे कि हमारे जो अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे और चीज़ें आगे को याद करने के लिए हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। जिससे हम तीनों को एक साथ साथ में अगर कंपेयर करके चलेंगे तो चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। अब वहाँ पर हमने देखा था, बहुत बड़े स्तर में सारी चीज़ें पढ़ रखी है। तीन के तीन जो आयोग है उनको हमने विस्तृत में उनकी व्याख्या कर रखी है, सारे पॉइंट हमने पढ़ रखे हैं। अब वहाँ पर उनको पढ़ने में कई बार चीज़ों में कंफ्यूज होगा, लेकिन अगर इनको कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी और पॉइंट में फिर कंफ्यूज नहीं रहेगा, जो कि क्वेश्चनों में कई बार कंफ्यूज हो जाता है। और फिर उसके बाद कल हम इसके क्वेश्चनों को लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे 1968 की जो शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी, और फिर 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। और फिर बाद में 2020 की जो शिक्षा नीति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। और अब बढ़ते हैं यहाँ से। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमने तीनों आयोगों को एक साथ लिखा है, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है तो हमें स्थापना और इनकी रिपोर्ट कब दी, ये वाला बहुत अच्छे से सबको क्लियर कर लेना है। इसको जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक आप उसको एक जगह पर तीनों के एक साथ लिखो और उनको रोज सुबह शाम उनको देखते रहो, रिवीजन करते रहो, तब जाकर के दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राधा कृष्णन आयोग की। और इसकी जो शुरुआत थी, स्थापना और रिपोर्ट दोनों चीजों को समझना। स्थापना कब हुई थी तो 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना। और रिपोर्ट इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट दी थी। अब यहाँ पर देखिए सेम यही चीज, स्थापना आप यहीं से आगे चलो, 25 अगस्त के बाद सितंबर में चले जाओ और 25 की जगह 23 सितंबर 1952। ये 48 49 का है, ये 52 53 का है और ये 64 to 66 वाला है। तो इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्थापना। अब बात आई रिपोर्ट की। रिपोर्ट, अब ये इनकी रिपोर्ट देखो 25 अगस्त है, इनकी 29 अगस्त 1953। ठीक है, तो यहां तक की चीजें सबको क्लियर होगी होंगी। वॉइस सही नहीं आ रही क्या? वॉइस प्रॉब्लम है? अच्छा, चलिए अभी बताओ तो अभी ठीक है? अब ठीक आ रही है आवाज? अभी आवाज ठीक आ रही या अभी भी प्रॉब्लम है? अभी भी प्रॉब्लम आ रही क्या? चलिए मैं एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। चलिए, तो अब उम्मीद है अभी आवाज़ अब क्लियर हो रही होगी, सबको साफ साफ आवाज़ आ रही होगी, है ना? एक बार मैसेज करके मुझे बता दो क्या आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? अभी ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे, देखो तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको समझना, क्योंकि जो हमने पढ़ा वो तो समझ में आ गया। अब हमें चीज़ें याद करनी है, याद करने के लिए हमें कंपेयर करके याद करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद होंगी। इसकी मैंने कहा राधा कृष्णन आयोग जो है
48, 49 का है, और जबकि मुदालियर आयोग 1952, 53 का है, कोठारी आयोग 64, 66 का है। तो सबसे पहली बात तो बेसिक ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, राधा कृष्णन आयोग का संबंध किससे है, उच्च शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से है। मुदालियर आयोग का संबंध किससे है, तो माध्यमिक शिक्षा से। और कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो संपूर्ण शिक्षा से। ये बातें बेसिक बातें हैं, इनको बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब स्थापना की बात कही हमने, 4 नवंबर 1948, इसको याद कर लो। 4 नवंबर 1948 को और 25 अगस्त 1949 को इनने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब इसी से आगे बढ़ो, अगस्त से 1 मंथ आगे चले जाओ, सितंबर। ये 25 अगस्त है, 23 सितंबर, 2 दिन पहले, 1 महीने से 2 दिन कम, 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना हुई। और रिपोर्ट कब दी, देखो इनकी रिपोर्ट 25 अगस्त है, इनकी 29 अगस्त, 4 दिन बाद है ना, 1 महीने से 4 दिन अधिक और 1 महीने से 4 दिन कम। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब कोठारी आयोग की बात आई, तो कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई, स्थापना याद रखेंगे, मैंने डेट आपको अच्छे से बताई थी, 14 जुलाई याद रखना है, 14 जुलाई 1964 को। और इनने अपना कार्य प्रारंभ कब किया, इसको भी याद रख लेना, 2 अक्टूबर 1964 को इन्होंने अपना वर्क शुरू किया था। और फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट कब दी, तो 29 जून, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1966 को। अब देखो, जो एक तो मैंने 14 जुलाई के बारे में आपको बताया था, फ्रांस की क्रांति के लिए मैंने कहा था कि उस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी, एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा 29 जून की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस दिन को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैंने जब आपको पंचवर्षीय योजना बताई थी, वहां पर बताया भी था कि विश्व सांख्यिकी दिवस इस दिन मनाया जाता है करके। तो वर्ल्ड स्टैटिक डे इसे कहते हैं, 29 जून को। तो 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये पहला वाला अंतर तो हमारा बिल्कुल अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए। लिखना तो अलग चीज है, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। अब रिपोर्ट जब दी, तो अब इसमें देखो इनकी रिपोर्ट में, तीनों की रिपोर्ट में अब हम अंतर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विषय कितने थे, एक तो विषय याद करना है आपको। दूसरा, इसमें अध्याय कितने थे, चैप्टर कितने थे, अध्याय कितने थे, और पृष्ठ कितने थे, टोटल कितने पृष्ठों की ये रिपोर्ट थी, ये आपको याद रखना है। चैप्टर आप सब लोगों ने पढ़ा था, वहां पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था, 15-25 वाला, तो उसको आप सीधे सीधे याद कर लेंगे कि इसमें अध्याय कितने थे, तो 15 अध्याय। अगर कभी 15 ऑप्शन में न हो, 25 हो, तो इस बात को भी आप लोग साथ में ध्यान रख लेना, लेकिन है ये 15 ही होगा, 15 इसके अध्याय है। विषय कितने थे, इसमें कितने विषय थे, तो 13 विषय, मतलब कितनी रिकमेंडेशन थी, तो 13 रिकमेंडेशन थी, 13 इनकी सिफारिशें थी, ये कह सकते हो। और पृष्ठ कितने थे, तो 747 इसमें पृष्ठ थे। तो ये तीनों चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है, इतना इसमें याद रखना है। और इस वाले में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, आपको एक तो विषय याद रखने हैं और पृष्ठ याद रखने हैं, और सिंपल भी है। विषय कितने रिकमेंडेशन थी, तो 14 थी, और पृष्ठ कितने थे, पृष्ठ में देखो यहाँ पर 14 है और वहां पर 244 है, 244। तो ये संख्याओं से ही आप 4 यहाँ पर आपस में इनको याद रख सकते हो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कोठारी आयोग में। कोठारी आयोग में कई सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर विषय कितने थे या सिफारिशें कितनी थी, एक तो विषय कह लो या सिफारिश, तो 23 तो यहाँ पर विषय की बात की थी, ठीक है, कि सिफारिशें कह लो। और फिर अध्याय, चैप्टर कितने थे, ये याद रखेंगे, 4 अध्याय टोटल, इसमें पार्ट 4 थे, है ना। और अध्याय की बात करेंगे तो 19 अध्याय थे। अध्याय कितने थे, 19 थे। और पार्ट कितने थे, इसके भाग कितने थे, तो भाग हमने कहा था इसमें 4 भाग थे, 4 भाग, और चैप्टर 19 थे। और सब्जेक्ट कितने थे, तो 23 सब्जेक्टों पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब बात आती है पृष्ठ कितने थे, पृष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ कितने थे, 692। अब ये याद करने का वो है, लिखे तो है ही सबने, बस इनको कंपेयर करके अच्छे से याद करने। देखो विषय 13, 14, 23, ठीक है, 13, 14, 23 ऐसे याद कर लेना। अब अध्याय देखो यहाँ पर 15 और 19 दोनों के चैप्टर आपको याद रखने। अब बात आई, उसमें भाग 4 है और इनमें भाग का कुछ है नहीं। पृष्ठ देखो 747, 244 और 692।
747 पृष्ठ, 244 पृष्ठ और 692 पृष्ठ। तो इन चीजों को अच्छे से क्लियर करके आप लोग इनको लिख लेना। अब इसमें सदस्यों की बात आई थी, देखो सदस्य सबको याद होगा, सदस्य यहाँ पर कितने थे, 10 सदस्य। यहाँ पर सदस्य कितने थे, 10 सदस्य। और यहाँ पर सदस्य कितने थे, तो 17 सदस्य, मतलब 11 प्लस 6, 11 प्लस 6। अब यहाँ पर दो चीजें और आई थी, एक कार्यबल और कार्य समूह, दोनों को एक साथ याद कर लेना। कार्यबल टास्क फोर्स, कार्यबल कितने थे और कार्य समूह कितने थे, ठीक है। कार्यबल और कार्य समूह को दोनों को, एक टास्क फोर्स कहा था, दूसरा कार्य समूह। कार्यबल कितने काम कर रहे थे, 12, और कार्य समूह कितने थे, 7। 12 और 7, 12 7 ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। तो ये भी इसका क्लियर हो गया। अब बात आई अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष सबको, अध्यक्ष कौन थे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यहां पर अध्यक्ष कौन थे, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मुदालियर। और यहां पर कौन थे, तो अध्यक्ष डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, कभी इनका पूरा नाम भी पूछ देते हैं, डीएस कोठारी। अच्छा, अब एक बात देखो, ध्यान देना, यहाँ पर ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या थे, ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति। और डीएस कोठारी क्या थे, तत्कालीन यूजीसी के अध्यक्ष। इन तीनों चीजों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इनको जो है, इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था और इन्हें 1973 में पद्म विभूषण मिला था। तो इस बात को भी साथ में याद रखते हुए चलना है, इन पॉइंटों को, जो कि ऑलरेडी हमने लिख रखे, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर। अब बात आती है सचिव। सचिव कौन थे, सचिव तीनों के देखो, सचिव याद कर लेना। इसमें कौन थे, निर्मल कुमार सिद्धांत, यहां पर कौन थे, निर्मल कुमार सिद्धांत। और यहां पर कौन थे, ए एम बसु थे, ए एम बसु, है ना, यही नाम था, चेक कर लेना अच्छे से, ए एम बसु। और यहां पर सचिव कौन थे, तो जेपी नायक, जेपी नायक यहाँ पर सचिव थे, जेपी नायक। तो ये सचिव का मामला भी यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। इतना भी हमारा क्लियर, सदस्य भी क्लियर, और स्थापना भी होगी, रिपोर्ट भी होगी, और अध्यक्ष भी होंगे, और सचिव भी होंगे। अब बात आती है इनका संबंध किसका किससे था, ठीक है। इसको भी सब लोग अच्छे से जानते ही हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसका संबंध किससे था, विश्वविद्यालय शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंध था। और इसका संबंध किससे था, तो माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। और इसका संबंध किससे था, तो संपूर्ण भारतीय शिक्षा से, मतलब भारतीय शिक्षा से इसका संबंध था। तो ये पॉइंट में भी किसी को कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो ये भी क्लियर हुआ। अब बात आती है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री तत्कालीन इस समय पर शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री यहां पर कौन थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद थे, उनको इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और यहां पर शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और यहां पर कौन थे, एमसी छागला, एमसी छागला यहाँ पर शिक्षा मंत्री, ठीक है। और एक बात और इसमें आई थी, इनकी जो रिपोर्ट थी इसका नाम क्या था, शिक्षा और एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति इस रिपोर्ट का नाम था। कौन सी वाली, ये जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट, इसको शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको, एक बार बताओ जरा, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हुई। एक बार आप लोग मैसेज करो, क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि खाली पढ़ लिया हमने फिर अब इसमें टाइम खराब क्यों कर रहे हो इनको वो करके, है ना। ऐसा लग रहा हो तो बता देना, है ना। मेरा मकसद ये है कि इससे जो है चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी, इसलिए बता रहा हूँ।
वैसे तो मैंने 3 के 3 पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, है ना। आप कहोगे हमारे सिलेबस में तो ये है ही नहीं, हमारे में तो अलग अलग है, ये इनको इकट्ठी क्यों करा रहे हो, ऐसा मैं सोचोगे तो बता दें। अब इसमें देखो अगला, यहाँ तक हो गया। गठन देखो, गठन किसकी किसकी सिफारिश पर हुआ, गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था इस आयोग का। एक तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन IUB, और एक क्या था CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इनकी सिफारिश पर था। और इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, CAB सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ, तो भारत सरकार की कह सकते हो, भारत सरकार की सिफारिश पर, भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होगी, तो इसको भी आप लोग लिख लेना। तो गठन किसकी सिफारिश पर हुआ ये भी क्लियर। अब इसमें देखो एक बात लिख लेना, प्रश्नावली, इन्होंने प्रश्नावली बनाई थी, प्रश्नावली बनाई थी और कितने लोगों को भेजी थी, 1000 लोगों को भेजी, और इसमें से जवाब कितने लोगों ने दिया था, 600 ने जवाब दिया था, ये याद करना, 600 ने जवाब दिया। अब इन्होंने बनाई थी, मुतालिया आयोग ने तो नहीं बनाई थी, जबकि इनकी प्रश्नावली कितने लोगों को भेजी, इन्होंने प्रश्नावली कितने लोगों को भेजी थी, 6000 व्यक्तियों को भेजी थी, 5000 को भेजी थी, कितने को भेजी थी, 5000 व्यक्तियों को, और कितनों ने जवाब, कितनों ने लोगों ने दिया था जवाब, 2400 लोगों ने दिया था। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा, 5000 को भेजा और 2400 ने इस पर अपना जवाब दिया था। ठीक है, तो यहां तक की बात है हमारी क्लियर। अब एक बात देखो, इसके बारे में हमने एक महत्वपूर्ण बात कही थी राधा कृष्णन के बारे में, क्या कही थी कि यह आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इस बात को राधा कृष्णन आयोग में आपने याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग, एक तो ये हो गया। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए बनने वाला भी ये पहला शिक्षा आयोग था, है ना। तो उच्च शिक्षा के लिए गठित पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, तो ये भी राधा कृष्णन आयोग। तो दूसरा क्या आ जाएगा, उच्च शिक्षा हेतु गठित प्रथम आयोग था। ठीक है, ये दो बातें यहां पर आपने साथ में याद रखनी है। माध्यमिक के बारे में क्या याद करोगे, एक तो माध्यमिक शिक्षा पर गठित पहला आयोग, माध्यमिक शिक्षा पर स्वतंत्रता के बाद गठित पहला आयोग था, ये पहला आयोग था। दूसरा हमने क्या कहा था, इसे शिक्षकों का बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शिक्षकों का बाइबिल कहते हैं। और तीसरी चीज हमने क्या कहा था, आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाला भी इसे कहते हैं, आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाला आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके फैक्ट थे, इनको याद रखेंगे। अब कोठारी आयोग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने क्या कहा था, एक तो वर्तमान या फिर आप कह सकते हो कि संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था, ये संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था। ठीक है, और दूसरा एक इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, क्या आया था कि जो स्थितियां या आप कह सकते हो कि समाज की बदलती स्थितियों के आधार पर बनने वाला यह आयोग था। ठीक है, तो इस बात को भी यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है इसमें साथ। इसमें एक पॉइंट लिखा था हमने कि सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए सुझाव देने वाला आयोग,
ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर सुझाव देने वाला आयोग कौन सा था? तो ये कोठारी आयोग। तो ये हमारे जो बेसिक पॉइंट है ये यहाँ पर हमारे क्लियर हो गए। इसमें सारे पॉइंट आपके कवर हो चुके होंगे जितने भी हमने इसमें पढ़ रखे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब इनकी जो अन्य सिफारिशें थी उन पर हम चर्चा करते हैं। ये तो इन आयोगों के बारे में जो बेसिक पॉइंट थे वो आपके हमने लिख दिए हैं। अब इनकी जो सिफारिश है उन पर चर्चा करते हैं। इसको बहुत अच्छे से सब लोग बनाओ और इसको रट लेना अच्छे से। अब देखिए, अब आप लोग इनकी सिफारिशों को अच्छे से समझ जाओ, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें की थी इनको हम समझने का प्रयास करते हैं और फिर हम मुदालियर में चलेंगे, फिर कोठारी आयोग में। ठीक है, सबसे पहले देखो इन्होंने शिक्षकों को, पहला पॉइंट क्या आता है कि शिक्षकों को 4 भागों में बांटा। शिक्षकों को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांटा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से थे? एक तो प्रोफेसर, सबको याद होगा ये। अब ये प्रोफेसर, दूसरे क्या थे? रीडर, तीसरे क्या थे? टीचर, चौथे ट्रेनर। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि शिक्षकों को, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उन्हें 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। अब दूसरी बात, इन्होंने स्तर की बात की। स्तर कितने बताए विश्वविद्यालय शिक्षा के? 3। और वर्ग कितने बताए विश्वविद्यालय शिक्षा के? 3। स्तर और वर्ग, इनको भी याद करना। स्तर 3 कौन कौन से? एक स्नातक, दूसरा स्नातकोत्तर और तीसरा शोध। इनके लिए देखो, स्नातक कितने वर्ष का? 3 वर्ष का, स्नातकोत्तर 2 और शोध 2 वर्ष का। ठीक है, अब वर्ग 3 कौन कौन से? एक तो विज्ञान वर्ग बताया, विज्ञान वर्ग होना चाहिए, दूसरा कला वर्ग, आर्ट साइड, और तीसरा व्यावसायिक। ये 3 वर्ग बताए। तो ये भी आपको क्लियर होगा सबको, किसी को किसी तरीके का कोई इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 अंतर हमारे ये क्लियर हो गए। अब यहां से आगे बात करते हैं कार्य दिवस की। कितने? एक तो कार्य दिवस कितने बताए इन्होंने? कार्य दिवस इन्होंने कहा कि भाई 180 दिन साल में होने चाहिए। और दूसरा, सप्ताह में इन्होंने कहा 18 घंटे। सप्ताह में कितने? वर्किंग आवर कितने? सप्ताह में वर्किंग आवर बताए इन्होंने 18 घंटे। अब देखो इसमें भी आपको आसानी से याद हो जाएगा 180 और 18, ये भी क्लियर है। अब बात आई प्राप्तांक की। प्राप्तांक कितने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। फर्स्ट के लिए कितने परसेंट कहा इन्होंने? 70% में फर्स्ट डिवीजन। और सेकंड ग्रेड के लिए कितना कहा इन्होंने? 55%। और थर्ड ग्रेड के लिए कितना कहा इन्होंने? 40%, है ना? यही है, 70, 55 और 40। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, याद होगा। इसको याद भी आप लोग करते रहे। अब बात आई छात्रों की। छात्र कितने होने चाहिए? देखो छात्रों की कितनी बात की थी इन्होंने? विश्वविद्यालय में कितने होने चाहिए? विश्वविद्यालय में 3000। और संबंधित महाविद्यालय में कितने? महाविद्यालय में कितने? 1500 छात्र। ये इन्होंने इसमें छात्रों की बात की। तो छात्र वाला मामला भी क्लियर, प्राप्तांक भी क्लियर, और छात्र कितने होने चाहिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात आई रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने क्या कहा? रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ा करके, 60 वर्ष से बढ़ा कर कितनी कर दी? 64 ईयर कर दी। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर है रिटायरमेंट के लिए। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अब अन्य सुझाव, पहले तो इतने सुझाव आप लोग अच्छे से लिखना, फिर इसके बाद जो अन्य सुझाव है उन सुझावों की भी हम बात करते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट लिखो पहले, फिर मैं इनके अन्य सुझाव जो है उनको भी लिख देता हूं, फिर हम मुदालिया में चल रहे हैं। इनको जल्दी से लिखो।
चलिए मैं साथ में इसमें अभी आपको और लिखने पड़ेंगे पॉइंट, पहले चलो इसको पूरा करते हैं। इसको लिखिए, आप इतना लिखिए, फिर और अन्य सुझाव है उनको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। इतने पॉइंट लिखिए। लिखा सबने? ठीक है, चलिए मैं इधर माध्यमिक शिक्षा में चल रहा हूँ। इसको पहले इसमें जगह छोड़ के चलना, अभी एक एक पेज आपका और लगेगा, इसमें और भी पॉइंट है उनको भी हम साथ में लिखेंगे। मुदालियर आयोग ने देखो माध्यमिक शिक्षा की अवधि, माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने साल बताई? अवधि बताई इन्होंने 7 वर्ष। इन्होंने 7 वर्ष माध्यमिक शिक्षा की अवधि बताई। इसे देखो जो एक तो उच्च प्राथमिक कहा इन्होंने, इसमें उच्च प्राथमिक कितने साल का, और फिर दूसरा हायर सेकेंडरी, एक उच्च प्राथमिक हो गया, दूसरे को क्या कहेंगे? उच्च माध्यमिक, दूसरा कहलाएगा उच्च माध्यमिक। माध्यमिक, ठीक है। उच्च प्राथमिक कितने साल का? 4 साल का, 5, 6, 7, 8, 4 साल का, और ये कहा 3 साल का, 4 ईयर और 3 ईयर, ये भी याद रखेंगे। टोटल कितने वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए? तो 7 वर्ष की। 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की इन्होंने बात की थी। अब इसके लिए कक्षा कितने से कितने तक? माध्यमिक शिक्षा की कक्षा, माध्यमिक शिक्षा कक्षा कितने से? कक्षा 5 से 11 तक की होनी चाहिए, 11 तक, ये 7 साल की। और इसमें इन्होंने कहा कि जो 12th है, 12th को कितने में? 12 को स्नातक में जोड़ा जाए, स्नातक में जोड़ा जाए, और एक 12th के बाद क्या चलाया जाए? स्नातक में एक पूर्व क्या कहा था इसे, क्या नाम दिया था? स्नातक में शामिल किया जाए, और एक वर्षीय पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, है ना? एक वर्षीय क्या होना चाहिए? पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। तो इस बात को, स्ट्रक्चर को आप इनका भी अच्छे से याद रखना, और इनका भी। ये हो गया। अब बात करते हैं कार्य दिवस। कार्य दिवस इनने कितने कहे? वर्किंग डेज। कार्य दिवस कितने बताए थे इन्होंने? 200 दिन। 200 दिन इन्होंने इसके लिए कार्य दिवस बताया था। और साथ में वादन कितनी बेला होनी चाहिए? वादन सप्ताह में कितने? सप्ताह में 35 वादन होने चाहिए, 35 क्लासें होनी चाहिए। और उसमें जो है प्रतिवादन टाइम कितना बताया? प्रतिवादन 45 मिनट का। हर वादन का टाइम कितना होना चाहिए? 45 मिनट। तो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात आई अवकाश की। अवकाश इन्होंने क्या कहा था? अवकाश कितने होने चाहिए? ग्रीष्म प्लस शीत दोनों मिलाकर के कितना? 2 माह का अवकाश होना चाहिए, ठीक है। अब रिटायरमेंट के लिए इन्होंने क्या कहा? रिटायरमेंट को भी याद रखेंगे। इन्होंने कितना कहा था? इन्होंने तो 60 से 64 कहा था। इन्होंने कहा 58 से बढ़ा करके 58 वर्ष से 60 वर्ष कर देना, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा पाठ्यचर्या में कितने विषय कहे इन्होंने? पाठ्यचर्या में कितने विषय होने चाहिए? 8 विषय की बात की। पाठ्यचर्या में कितने विषय? 8 विषय। और पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा है इन्होंने? पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में बांटा था। याद रखेंगे, ये सीधे क्वेश्चन बनेंगे। 7 वर्गों में बांटा। पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में बांटा, और पाठ्यचर्या में 8 विषय रखे थे। तो इतनी बातें इनसे संबंधित जो बेसिक बातें थी वो यहाँ पर इनकी सिफारिशों से संबंधित, ये भी हमारी क्लियर हो। तो दोनों क्लियर हो गए। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरे में जो कोठारी आयोग है, इन्होंने संरचना कैसी दी थी इसको याद रखेंगे। इनकी संरचना क्या थी? 10+2+3 की संरचना। सबसे पहली बात तो ये होगी, 10+2+3 की संरचना। दूसरा, अब देखो इन्होंने एक प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक के लिए कितने वर्ष की बताई? 3 वर्ष की। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी मान लो
फिर उसके बाद प्राथमिक कितने वर्ष का बताया, प्राथमिक 4 वर्ष का, ठीक है। फिर उच्च प्राथमिक कितना, 4 वर्ष, और फिर माध्यमिक कितना, 2 वर्ष, फिर उच्चतर माध्यमिक कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। अब ये टोटल कितना हो गया, अब देखो आप 4 दूनी 8 2 10 10th तक का, 4 दूनी 8 2 10 12th तक की होगी। ये जो 10th तक का है, इन्होंने कहा कि 10 वर्ष बाद क्या होना चाहिए, 10 वर्ष बाद एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए, सार्वजनिक परीक्षा कराई जानी चाहिए, बोर्ड परीक्षा मतलब सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा स्नातक, परास्नातक और शोध के लिए भी इन्होंने कहा था। स्नातक कितना कहा इन्होंने, 3 वर्ष, और पीजी परास्नातक 2 वर्ष, और शोध कितना, रिसर्च कितने साल का, तो ये भी 2 या 3 वर्ष का, 2 वर्ष के शोध की बात है। तो ये भी हो गया 3, 2 और 2, इतनी चीजें हमारी क्लियर। कार्य दिवस याद रखेंगे। अब इन्होंने कार्य दिवस कितने कहे, कार्य दिवस देखो इनने, एक तो स्कूल और कॉलेज, स्कूल में कितने कहे इन्होंने, 234 दिन, आपको ये अब चीजें याद हो रही होंगी। और जबकि कॉलेज में कितना कहा, कॉलेज में 216 दिन, ये इन्होंने कार्य दिवस की बात की थी। कंपेयर करते चलना, चीजों को याद करते चलना, ठीक है। तो ये कार्य दिवस हो गए। और इनने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि काम के घंटे देखो इसको याद रखना, का वर्किंग आवर, काम के घंटे कितने होने चाहिए, 1100 से 1200 घंटे, 1200 घंटे। लेकिन इन्होंने कहा न्यूनतम, कम से कम कितने होने चाहिए, न्यूनतम वर्किंग आवर कितने, 1000 घंटे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आई कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में, देखो इसको याद रखना है, इन्होंने कहा प्रत्येक 1 किलोमीटर में क्या होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। और प्रत्येक 3 किलोमीटर में क्या होने चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। ये इनकी संरचना से संबंधित, जो माध्यमिक शिक्षा कह लो, यहाँ पर उच्च शिक्षा, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा, यहाँ संपूर्ण शिक्षा से संबंधित ये कुछ बातें थी, इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको अच्छे से बना लेना है। अब इसको भी अच्छे से बनाओ, और फिर हम अन्य कुछ और सिफारिश हैं उन पर चल रहे हैं, और इसको फिर फिनिश करने की ओर बढ़ते हैं। करिए जल्दी से, इसे लिख लो, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको भी ग्रुप में सेंड कर देना। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब राधा कृष्णन आयोग ने देखो कुछ बातें इनकी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इनके अन्य सिफारिशों में एक तो यूजीसी की स्थापना की बात की थी, एनसीसी की स्थापना की बात की थी, और एनएसएस की स्थापना की बात की थी, ठीक है, कि स्थापना की जाए, ये करने की बात की थी। यूजीसी, एनसीसी, एनएसएस की स्थापना की सिफारिश की थी, तो यह सबको पता ही है। और यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो यूजीसी देखो, यूजीसी की स्थापना 1956 में, और एनसीसी कब हुआ था, 1948 में, और एनएसएस 1969 में, ठीक है, चेक कर लेना, 1948 और 1969 और 1956, ये इनकी स्थापना का समय है, ठीक है। तो ये इसकी बात होगी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, देखो शिक्षा को क्या कहा, कौन सी सूची में रखा जाना चाहिए, इन्होंने कहा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट सिफारिश होगी। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, कहा समवर्ती सूची में रखा जाए। और इसे कब रखा गया समवर्ती सूची में, इसे 42वें संशोधन
1976 द्वारा चेंज कर दिया गया, समवर्ती सूची में रखा गया। ये भी आप लोगों ने लिख रखा है और सबको याद भी होगा। इसके अलावा ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की। तीसरा क्या कहा इन्होंने कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। और फिर मैंने कहा था कि 1954 में 1954 में हमने पढ़ा था ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी। ये भी साथ में याद करते रहना, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना हुई, शिक्षा समिति की स्थापना। तो इनकी सिफारिश पर जो है ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना भी 1954 में हो गई थी। तो ये पॉइंट भी क्लियर। क्या क्या कहा हमने, एक तो यूजीसी की स्थापना, एनसीसी एनएसएस की स्थापना, दूसरा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, तीसरा ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। अब इसके अलावा देखो छात्र संघ बनाने की बात की थी इन्होंने। क्या कहा कि छात्र संघों की स्थापना की जाए, छात्र संघ बनाने की सिफारिश, ये भी सबको याद है। और इसके अलावा एक प्राक्टोरियल बोर्ड, सबने ये पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था प्राक्टोरियल बोर्ड की इन्होंने बात की थी, प्राक्टोरियल बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना। और एक और इंपॉर्टेंट क्या आया, सायंकालीन कक्षाएं, सायंकालीन कक्षाएं। एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर इन्होंने क्या कहा था, एक छात्र संघ की स्थापना की जाए, ठीक है, प्राक्टोरियल बोर्ड बनाया जाए और सायंकालीन कक्षाएं चलाई जाए। और इसके अलावा छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड बनाया जाए, सलाहकार बोर्ड बनाया जाए। और एक और बात इनकी इंपॉर्टेंट थी कि ग्रेस प्रणाली को समाप्त किया जाए, ग्रेस प्रणाली को समाप्त किया जाए। इतनी इनकी सिफारिश है जो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ग्रेस प्रणाली को भी समाप्त करने की इन्होंने सिफारिश की थी। तो बताइए यहाँ तक चीजें अब आपको क्लियर होगी। राधा कृष्णन आयोग के सारे जितने पॉइंट थे ये मैंने लिख दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमें यहाँ पर इनको याद करना है। यूजीसी एनसीसी एनएसएस, शिक्षा को समवर्ती सूची में, ग्रामीण विश्वविद्यालय, छात्र संघ बनाना, प्राक्टोरियल बोर्ड, सायंकालीन कक्षाएं, छात्र कल्याण बोर्ड और ग्रेस प्रणाली को समाप्त करने के बाद। तो इतनी चीजें हैं इसमें राधा कृष्णन आयोग में जो आपको पढ़नी। अब मुदालियर आयोग में देखो इनकी सिफारिशें क्या क्या है इनको समझना। एक तो प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इनके कई सारे पॉइंट है। प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, इसको बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड और तकनीकी शिक्षा बोर्ड, ठीक है, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, इसको भी बनाने की इन्हें सिफारिश की। प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड। और इसके अलावा देखो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आई थी कि इसमें जो शिक्षा है इसका व्यवसाय, शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए। क्या कहा इन्होंने, शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बनाया जाए। किस आयोग ने शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने की बात की थी। अब इसके अलावा देखो निरीक्षण के लिए किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, निरीक्षण कौन करेगा, निरीक्षण हेतु क्या कहा था, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होगा, पहले ही पढ़ रखा अच्छे से। परीक्षा कैसी होनी चाहिए, परीक्षा के लिए क्या कहा इन्होंने, परीक्षा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी चाहिए। ये भी याद रखेंगे, परीक्षा कैसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ। और इसमें गृह विज्ञान और बालिका विद्यालय सह शिक्षा, इसको भी याद रखेंगे। बालिकाओं के लिए क्या कहा, गृह विज्ञान होना चाहिए और सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सह शिक्षा। और इसके अलावा और बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय भी होने चाहिए, बालिका विद्यालयों की स्थापना। तो
ये भी इनकी सिफारिश है। गृह विज्ञान, सह शिक्षा और बालिका विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, बहुउद्देशीय विद्यालय होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यालय। और क्या है, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, कॉलेजों की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखेंगे। इसके अलावा ग्रामीण स्कूल होने चाहिए, ग्रामीण स्कूल खोले जाने चाहिए। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, आर्बिट्रेशन बोर्ड, आर्बिट्रेशन बोर्ड की स्थापना। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां पर हमने एक प्रैक्टोरियल बोर्ड कहा था, यहां पर आर्बिट्रेशन बोर्ड, दोनों को अच्छे से याद रखना, प्रैक्टोरियल बोर्ड और आर्बिट्रेशन बोर्ड, ठीक है, इसमें भी गलती न हो। इसके अतिरिक्त देखो माध्यमिक उद्योगों पर, देखो व्यावसायिक शिक्षा है तो उद्योगों पर क्या कहा था इन्होंने, उद्योगों पर कर लगाया जाए, किस चीज के लिए, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाए, ताकि व्यावसायिक शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए। और दान को, जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो दान दिया जाए, दान को आयकर से मुक्त, आयकर से मुक्त किया जाए, उसमें आयकर न लगे, ठीक है। ये किसकी व्यवस्था है, ये वित्त की व्यवस्था, फाइनेंस की व्यवस्था के लिए। और इसके अलावा इसको हमने कह दिया था कि इसे शिक्षकों का बाइबिल कहते हैं। और एक ट्यूशन पढ़ाने पर रोक, देखो अगला क्या है, ट्यूशन पढ़ाने पर रोक भी लगाई थी, ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाने की इन्होंने बात की थी। अब मैं उन्हीं पॉइंट को लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ट्यूशन पढ़ाने पर रोक और शिक्षकों के लिए मुफ्त चिकित्सा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों हेतु मुफ्त चिकित्सा। वहां पर हमने ये सारे पॉइंट अलग अलग करके लिखे हैं, यहाँ पर मैं इसमें से उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उन पर बात कर रहा हूँ। और मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली, ये भी याद रख लेना, मूल्यांकन की कैसी प्रणाली होनी चाहिए, मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली। बस इतने पॉइंटों को आप इस आयोग में अच्छे से याद कर लो, मुदालियर आयोग में आपका काम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये मुदालियर आयोग के पॉइंट भी आपके ये क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कोठारी आयोग, हमने पहले ही पढ़ रखा है, बस इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जल्दी से कंप्लीट करते हैं और उनको समझते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, एक तो पंचमुखी कार्यक्रम कहा था, क्या कहा था, पंचमुखी कार्यक्रम, कार्यक्रम। दूसरा क्या कहा था, त्रिमुखी लाभ योजना, त्रिमुखी क्या कहा था, त्रिमुखी लाभ योजना, याद रखेंगे लाभ योजना। और तीसरा क्या था, त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। ये तीनों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, तीन के तीन इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा एनसीईआरटी को, देखो एनसीईआरटी को शिक्षा का भार, एनसीईआरटी को माध्यमिक शिक्षा का भार दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा का भार किसे दिया जाए, एनसीईआरटी को, ये भी इनकी सिफारिश थी। और इसके बाद इन्होंने कहा था शिक्षा को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को क्या किया जाए, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर, क्या करना चाहिए, घोषित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए, ये इनकी बहुत अच्छी सिफारिश है, बनाई जाए। और शिक्षा पर कितने परसेंट खर्च, शिक्षा पर बजट का 6% खर्च करने की, 6% खर्च किया जाए। और इसके अलावा राज्य और पंचायतें और नगर निगम भी शिक्षा पर खर्च करें, शिक्षा पर खर्च करें। ये शिक्षा पर खर्च के लिए इन सब के लिए कहा था कि केंद्र भी करे, राज्य भी करे, पंचायतें भी करे और नगर निगम भी करे। अब मूल्यांकन की बात आई, प्राथमिक में आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में कैसा मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर में आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन। और माध्यमिक स्तर में कैसा होना चाहिए, माध्यमिक में कैसा होगा,
मौखिक मूल्यांकन, मौखिक, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोर्ड में ग्रेड सिस्टम होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में क्या होनी चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए। बोर्ड में ग्रेड प्रणाली होनी चाहिए। तो ये भी याद रखेंगे, ग्रेड प्रणाली। इन बातों को ध्यान रखेंगे कि उन्होंने किस तरीके के मूल्यांकन की बात की थी, और प्रश्न कैसे होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये इनके मूल्यांकन से संबंधित सिफारिश थी। बाकी सतत मूल्यांकन की बात थी। और 25% स्कूल क्या बनाए जाने चाहिए, व्यवसायिक। 25% स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में बदल देने चाहिए, व्यावसायिक स्कूल बना देने चाहिए, जिससे कि इनके लिए जो बजट की व्यवस्था है वो अच्छे से हो सके। ये इनकी सिफारिश थी। अब कॉमन स्कूल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाए, कॉमन स्कूल सिस्टम याद रखेंगे। इसके अलावा एक कल हमने इसमें इंपॉर्टेंट बात कही थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज बनाई जानी चाहिए, ट्रेनिंग कॉलेज जिन्हें कहा गया, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की इन्होंने बात की। कॉमन स्कूल सिस्टम और कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज बनाए जाएं, और इनमें रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाएं टीचरों के लिए। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज बनाए जाए, रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाए, और इसके अलावा प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की भी इन्होंने बात की थी। प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है, और निःशुल्क शिक्षा कितने तक, 8th तक, 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा। ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कक्षा 8th तक जो है निःशुल्क शिक्षा की इन्होंने सिफारिश की थी। और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कौन करेगा, तो उसको भी याद रखेंगे। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एनसीईआरटी को माध्यमिक शिक्षा का भार दिया जाए, और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी कौन करेगा, एनसीईआरटी करेगी। क्लियर है। और विश्वविद्यालयों को एक पर्याप्त स्वायत्तता वाला भी लिख लेना कि इन्होंने कहा विश्वविद्यालयों को क्या होगा, पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए, पंचमुखी कार्यक्रम, त्रिमुखी लाभ योजना, त्रिभाषा सूत्र, एनसीईआरटी को माध्यमिक शिक्षा का भार, और पुस्तकों का निर्माण भी कौन करेगा, एनसीईआरटी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। शिक्षा पर बजट का 6% खर्च, और राज्य, पंचायत और नगर निगम तथा ये सब शिक्षा पर खर्च करें। प्राथमिक स्तर में आंतरिक मूल्यांकन, माध्यमिक स्तर में मौखिक मूल्यांकन, और बोर्ड में ग्रेड प्रणाली होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। और 25% स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में बदल देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज खोले जाने चाहिए, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाने चाहिए, और प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा की इन्होंने सिफारिश की थी, और विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए। और इन्होंने 4 प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी वहां पर बात की थी। इसके अलावा मैंने कहा कि निर्देशन परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये इन्होंने कहा, और अपव्यय अवरोधन जैसी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, उसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और लास्ट में हमने कहा अभिनव पाठ्यक्रम चलाने की सिफारिश की थी। तो ये है इनके प्रमुख पॉइंट जिन पर आपको ध्यान देना है, और इन पॉइंटों को अच्छे से तैयार करना है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में सेंड कर लेना, और फिर इसके साथ ही हमारा ये आज का ये सारे तीनों आयोग जो है अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर भी हो चुकी होंगी। अब आप लोग इसको अच्छे से बना लो और इनको तैयार करो। हम यहाँ से कल आगे बढ़ेंगे और इसके क्वेश्चनों को करेंगे, और फिर 1968 और 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और इसको लिख लो अच्छे से, और मिलते हैं फिर कल आगे।